क्या आप भी सोशियोलॉजी के लंबे लंबे आंसर देखकर परेशान हैं? क्या मास्टरमाइंड और हैवी बुक्स की लैंग्वेज आपके सर के ऊपर से जाती है? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस सोशियोलॉजी की महामैराथन में हम पूरे सिलेबस के वो 3 नंबर वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम इन्हें रटेंगे नहीं बल्कि सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और इस क्लास को कम से कम आप 2 बार ज़रूर देखना ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएं। और हाँ, इसके बाद हम 6 नंबर और 8 नंबर वाली क्लासेस भी लाएंगे, यानी जो आपको 6 नंबर के क्वेश्चन और 8 नंबर के क्वेश्चन वाली क्लास ही जल्दी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तमाम अन्य सब्जेक्ट की क्लास भी हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। क्लास 10th की भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। अगर 10th वाले आपके भाई बहन हो तो आप उनको बता दीजिए। केवल आपको हमारे चैनल पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर मिलेगा, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, इसलिए हम आपको क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को छांट कर लेकर आ रहे हैं ताकि आपको सिंपल लैंग्वेज में जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। तो चाहे आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो या झारखंड बोर्ड से हो, ये क्लास आपके लिए संजीवनी बूटी होगी। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे पास आपको पता है 18 तारीख से यूपी बोर्ड वालों के एग्ज़ाम हैं और झारखंड बोर्ड वालों के चल रहे हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी का 9 तारीख को एग्ज़ाम है झारखंड बोर्ड वालों का। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन है, देखेंगे तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, समुदाय क्या है? व्हाट इज कम्युनिटी? तो समुदाय क्या है? तो इसका सही आंसर देखेंगे। उत्तर में आपको सिंपल सा लिखना है। ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके 3 नंबर में, तो ये आपके 25 शब्दों में, यानी जो इनकी शब्द सीमा होती है 25 शब्दों में इनको लिखा जाता है। तो देखेंगे इनका उत्तर आपको क्या लिखना है। समुदाय ऐसे व्यक्तियों का समूह है। समुदाय क्या है? ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में साथ रहते हैं। क्या? एक निश्चित यानी फिक्स भौगोलिक क्षेत्र यानी ज्योग्राफिकल क्षेत्र, एरिया में साथ रहते हैं। वह साथ रहते हैं और जिनमें हम की भावना यानी वी फीलिंग पाई जाती है, जिनमें अपने की भावना पाई जाती है, वह क्या होते हैं? समुदाय होते हैं। तो जैसे एक गांव या शहर, गांव में हम की भावना ज़्यादा पाई जाती है, तो गांव क्या हो गया? एक समुदाय हो गया। तो इसका आंसर में आपको इतना ही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान कि कौन सी प्रमुख प्रक्रिया शुरू हुई? तो भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान कौन सी प्रमुख प्रक्रिया शुरू हुई थी? तो इसका उत्तर देखेंगे, क्या लिखना है आपको। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औद्योगिकरण, नगरीकरण और पश्चिमीकरण यानी वेस्टर्नाइजेशन और सांस्कृतिकरण जैसी प्रमुख सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया शुरू हुई, जिनसे भारतीय समाज का ढांचा पूरी तरह बदल गया। तो इतना ही आपको इसमें उत्तर में लिखना है। कैसे लिखना है? क्या ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में औद्योगिकरण, नगरीकरण, यानी वहाँ पर जब ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योग, विशेष प्रकार के औद्योग, मशीनें, तकनीकें लाई जा रही थी और नगरों को बसाया जा रहा था, शहरों का निर्माण किया जा रहा था और पश्चिमी शैली को भी अपनाया जा रहा था। संस्कृतिकरण काफ़ी अच्छा फैला हुआ था। संस्कृतिकरण में क्या होता था? संस्कृतिकरण में होता था जैसे निम्न हिंदू जाति या द्विज जाति उच्च जाति होने का दिखावा करे, उसको हम संस्कृतिकरण कहते हैं। प्रमुख सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया शुरू हुई, जिनसे भारतीय समाज का ढांचा है यानी स्ट्रक्चर है, वह पूरी तरह चेंज हो गया यानी बदल गया। इतना आपको उत्तर में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 3 है, समाज को परिभाषित कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जरूर आपको इस क्लास को 2 बार जरूर देखना है। एक बार आपको ऐसे ही देखना है, इसके बाद आपको 2x पे लगाकर देखना है। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? इसके उत्तर में लिखना है, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज में संबंध पाए जाते हैं, यह एक उनका जाल है।
यह व्यक्तियों का समूह वह समूह है, किनका? लोगों का, व्यक्तियों का वह समूह है जो आपसी अंतःक्रियाओं, साझा संस्कृति और संस्थाओं के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो इतना आपको इसके उत्तर में लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है? तो उपनिवेशवाद से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर में क्या लिखना है? जब एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश पर शासन स्थापित करता है और वहाँ के संसाधन का दोहन अपने लाभों के लिए करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी इसका आंसर में क्या है? जब एक कोई शक्तिशाली देश है जैसे एक्स क्या है? एक्स शक्तिशाली देश है और वाई कमज़ोर देश है, तो एक्स वाई पर राज करता है यानी शासन करता है, अपने नियमों को वाई पर लागू करता है, स्थापित करता है, तो उसी को क्या कहते हैं? उपनिवेशवाद कहते हैं। एक्स क्या है? बल यानी ताकतवर है और वाई कमज़ोर है, तो एक्स इस पर अपने नियमों को, अपने कर्तव्यों को थोपे तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को उपनिवेशवाद कहते हैं। तो आपको उत्तर में इतना लिख देना है क्या? जब किसी शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश यानी कमज़ोर देश पर शासन स्थापित करता है, वहाँ के संसाधनों का दोहन अपने लाभ के लिए करता है, तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या विस्फोट का अर्थ समझाइए। तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या समझाइए? तो इसमें आपको क्या लिखना है? देखेंगे इसमें आपको क्या लिखना है। जब किसी देश में मृत्यु दर में भारी कमी आए, क्या? जब किसी देश में मृत्यु दर में यानी भारी कमी आए लेकिन जन्म दर बहुत तेज़ी से बहुत ऊंची बनी रहे, यानी मृत्यु दर कम हो और जो जन्म की दर है वह ज़्यादा बनी रहे, तो जनसंख्या में होने वाली बहुत तीव्र वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। कि जैसे मृत्यु कम होंगी और जब जनसंख्या ज़्यादा होगी तो जनसंख्या अधिक वृद्धि होगी जनसंख्या की, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। इतना आपको उत्तर में लिख देना है। आपका एग्जामिनर आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता, आपको पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लिंग अनुपात को स्पष्ट कीजिए। सेक्स रेशो क्या है? तो इसका उत्तर देखेंगे, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। क्या? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या तो ज़्यादा हो सकती है या वो कम भी हो सकती है, तो उसी को क्या कहते हैं? हम लिंग अनुपात कहते हैं। यह समाज में स्त्री पुरुष समानता की स्थिति को मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। क्या? समाज में स्त्री और पुरुष की जो समानता है यानी उनकी जो समानता की जो स्थिति है उसको मापने का एक महत्वपूर्ण पैमाना है। इतना आपको उत्तर में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या क्या है? जनसांख्यिकीय क्या है? तो डेमोग्राफी क्या है? व्हाट इज डेमोग्राफी? तो इसका उत्तर में आपको लिखना है, जनसांख्यिकीय जनसंख्या का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या? जनसांख्यिकीय जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें जनसंख्या के आकार संरचना, जन्म मृत्यु दर और प्रवासन माइग्रेशन जैसे आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है। किनका? आकार, संरचना, मृत्यु और जन्म दर और प्रवासन यानी माइग्रेशन जैसे आंकड़ों का जो विश्लेषण है वह किया जाता है। इतना आपको उत्तर में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकल परिवार क्या है? एकल परिवार क्या है? तो इसके उत्तर में लिखना है, वह परिवार जिसमें पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं उसे एकल या न्यूक्लियर परिवार कहते हैं। यह आधुनिक समाज में काफ़ी प्रचलित है। यहाँ आधुनिक समय में एकल परिवार यानी सिंगल फैमिली इस टाइम ज़्यादा काफ़ी मात्रा में प्रचलित है, क्योंकि पुराने ज़माने में कैसे होते थे? पुराने ज़माने में तो संयुक्त परिवार होते थे, एक जगह ही सब मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन अब एक ही परिवार में एक ही जैसे माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही रहते हैं।
अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन क्या है, जाति को परिभाषित कीजिए। तो जाति क्या है, जाति एक बंद वर्ग है, इसको कभी भी बदला नहीं जा सकता और इसकी सदस्यता जन्म से आती है। जाति एक बंद वर्ग है। जाति क्या है, एक बंद वर्ग है जिसमें सदस्यता केवल जन्म के आधार पर मिलती है। किसके, जन्म के आधार पर मिलती है। इसमें खान पान, विवाह और व्यवसाय से जुड़े कड़े सामाजिक नियम होते हैं। क्या, इसमें खान पान और विवाह व्यवसाय से जुड़े जो सामाजिक नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नातेदारी से आप क्या समझते हैं। तो नातेदारी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। तो देखेंगे इसमें क्या लिखना है, नातेदारी वह सामाजिक व्यवस्था है। नातेदारी क्या है, वह सामाजिक व्यवस्था है जो व्यक्तियों को रक्त संबंध जैसे माता पिता या विवाह जैसे पति पत्नी के आधार पर एक दूसरे को जोड़ती है। तो क्या कहलाती है ये, नातेदारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें मुझे एक गलती हो गई है, लेकिन हाँ गलती नहीं हुई है, ठीक है। इसमें आपको एक किसी भी समाजशास्त्री की डेफिनेशन लिख देनी है, जैसे मजुमदार है, किंग अगस्ट काम्टे है, या किसी भी एक समाजशास्त्री की डेफिनेशन लिखनी है नातेदारी में। उससे आपका जो इम्पैक्ट है एग्जामिनर पर काफ़ी अच्छा पड़ता है। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, जनजाति को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर में क्या लिखना है आपको, जनजाति परिवारों का वह समूह है जिसका अपना एक विशिष्ट नाम, भाषा और संस्कृति होती है। ये लोग आमतौर पर एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र जैसे जंगलों या पहाड़ों में रहते हैं और अपने ही समूह में विवाह करते हैं। यानी ये अपने ही समूह में क्या करते हैं, विवाह करते हैं। अपने समूह में क्या करते हैं, ये विवाह करते हैं। आपको इसमें इतना लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, जनजातीय समुदाय की 3 समस्या बताइए। तो जनजाति जो समुदाय की 3 समस्या क्या हैं। तो पहली समस्या है भूमि अलगाव। तो बाहरी लोगों के हस्तक्षेप के कारण उनकी परंपराएं जमीन छिन जाना इनकी एक प्रमुख समस्या है। अगली समस्या हो जाएगी शिक्षा का अभाव, आधुनिक शिक्षा सुविधाओं की कमी के कारण पिछड़ापन। अगली तीसरी समस्या है सांस्कृतिक पहचान का संकट क्या है। तो बाहरी संस्कृतियों के प्रभाव से उनकी अपनी अनूठी परंपराओं का लुप्त होना। यानी जो बाहरी संस्कृति है, जैसे हिंदू धर्म की संस्कृति है, जैन धर्म की संस्कृति है, बौद्ध धर्म की संस्कृति है, उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। कोई जैन धर्म में जा रहा है, कोई हिंदू धर्म में जा रहा है, और कोई मतलब अन्य धर्मों में जिनकी उनकी इच्छा होती है वह किसी भी धर्म को चुन सकते हैं। तो इसीलिए उनकी जो अपनी खुद की संस्कृति होती है, उनकी परंपराएं होती हैं, उनके कर्तव्य होते हैं, तो वह लुप्त होते जा रहे हैं, यानी उनको विलुप्त होते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रामीण समुदाय को परिभाषित कीजिए। तो ग्रामीण समुदाय कैसे होते हैं। तो देखेंगे इसमें उत्तर में क्या है, ग्रामीण समुदाय वह छोटा समूह है जहां लोग प्रकृति के करीब रहते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। आप इतना तो लिख दोगे। क्या, ग्रामीण कैसा है, एक छोटा समुदाय होता है, छोटा समूह है जहाँ के लोग क्या प्रकृति के करीब रहते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, और जहाँ लोगों के बीच प्राथमिक और अनौपचारिक संबंध सीधा जुड़ाव पाए जाते हैं। यानी अनौपचारिक संबंध सीधा जुड़ाव पाए जाते हैं। गांव में आपको देखा होगा सभी मिलजुल कर रहते हैं, सभी धर्मों जाति के वर्ग के लोग मिलजुल कर रहते हैं, वह आपसी संबंध बनाए रखते हैं। तो आपको इतना उत्तर में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उदारीकरण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, उदारीकरण का अर्थ है सरकारी नियमों और नियंत्रणों में ढील देना।
नियमों और नियंत्रणों में ढील देना ताकि व्यापार और उद्योग आसानी से फल फूल सकें। इसमें लाइसेंस राज को ख़त्म करना और निजी क्षेत्र को बढ़ावा शामिल है। निजी क्षेत्र को बढ़ावा शामिल है, तो इसमें आपको उत्तर में लिखना है क्या? उदारीकरण का अर्थ सरकारी नियमों और नियंत्रणों में ढील देना ताकि व्यापार और उद्योग आसानी से फल फूल सकें यानी वह आसानी से अपनी वृद्धि कर सकें। इसमें लाइसेंस राज को ख़त्म करना और निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, भूमंडलीकरण वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे आप? इसके उत्तर में लिख देंगे, भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और समाज एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्या? अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था, संस्कृति, समाज एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसमें सूचना, वस्तुओं और लोगों का प्रवाह बिना किसी बाधाओं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। क्या? इसमें सूचना, वस्तुओं और लोगों का प्रवाह बिना किसी बाधा के अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर होता है। तो इतना आपको उत्तर में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? तो लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है? इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा? लिंग के आधार पर पुरुषों और महिलाओं के बीच होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव को लैंगिक असमानता कहते हैं। क्या? पुरुषों और महिलाओं के बीच जो होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव हैं उनको क्या कहते हैं? लैंगिक असमानता कहते हैं। इसमें अक्सर महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अधिकार या अवसर मिलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि महिलाओं को हमारे समाज में कम अवसर दिए जाते हैं पुरुषों की तुलना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, सामाजिक बहिष्करण को परिभाषित कीजिए। तो सामाजिक बहिष्करण क्या है? इसके उत्तर में लिखना है आपको, सामाजिक बहिष्करण वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के कुछ समूहों को मुख्य धारा की सुविधाओं, अवसरों और अधिकारों से वंचित रखा जाता है, जैसे छुआछूत या जातिगत भेदभाव। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं ये। क्वेश्चन को आप पढ़ के देख सकते हो और मोस्ट इम्पोर्टेंट के साथ आपको सिंपल लैंग्वेज यानी अपनी ही भाषा में, एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे कि अपनी भाषा में जितना अच्छा आप कम शब्दों में अच्छे से अच्छा मेन पॉइंट को लिख दोगे, उन्हीं से एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छे नंबर देता है। हाँ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज की विशेषताएं बताइए। तो ग्रामीण समाज की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? ये आपसे 3 या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। मुख्यतः 3 नंबर में पूछे जाते हैं, लेकिन कोई पेपर ऐसे दे देते हैं, मतलब किसी बोर्ड में 2 नंबर में पूछ लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन, संयुक्त परिवार प्रणाली की प्रधानता, सरल जीवन की पुरानी परंपराओं के प्रति गहरा सम्मान। ग्रामीण समाज के मुख्य विशेषताएं हैं, क्या हैं? तो मुख्य व्यवसाय, इनका जो मुख्य व्यवसाय होता है यानी व्यापार होता है, खेती और पशुपालन होता है। ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है, यानी एक ही परिवार में दादी, दादा, चाचा, ताऊ, ताई ये सभी वहाँ पर रहते हैं। और इनका एक सरल जीवन और पुरानी परंपराओं के प्रति गहरा सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है, परिवार के 3 प्रकारों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो 3 प्रकारों के नामों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से हैं देखेंगे। पहला परिवार है एकल परिवार। इसमें कौन कौन होते हैं? पति होता है, पत्नी होती है और उसके अविवाहित बच्चे होते हैं, ठीक है। और फिर होता है दूसरा संयुक्त परिवार, कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। क्या? कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। अगला है विस्तृत परिवार, तो दूर के रिश्तेदारों का जुड़ाव होता है। इसमें दूर के रिश्तेदारों को क्या होता है? जुड़ाव होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% पूछा जा सकता है आपसे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपके एक मंडल में
कितने सेट बनते हैं? एक पेपर के 9 सेट बनते हैं, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं 6-7 तक के जो सेट हैं, आपको उनमें 100% ये क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेंगे। इतनी मैं गारंटी लेता हूं। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपके काफ़ी मतलब पास होने लायक तो आपके नंबर हो जाएंगे। और अगर आपने 8 नंबर की क्लास और 6 नंबर की क्लास देख ली तो 100% 95+ आप अपने नंबर ला पाएंगे। 95+, इसी सब्जेक्ट में 95+ आप अपने नंबर को ला सकते हैं तीनों क्लासों को देखकर। और देखते हैं क्या होता है आगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो सांप्रदायिकता क्या है? तो सांप्रदायिकता यानी व्हाट इज कम्युनलिज्म? तो इसका आंसर देखेंगे। सांप्रदायिकता वह विचारधारा है जिसमें व्यक्ति अपने धार्मिक समूह को दूसरे धर्मों से श्रेष्ठ मानता है। क्या सांप्रदायिकता विचारधारा कैसी होती है? इसमें जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति अपने धार्मिक समूह को दूसरे धर्मों यानी एक धर्म का दूसरे धर्म से कंपैरिजन होता है यानी तुलना की जाती है। तो दूसरे धर्म से क्या? श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ मानता है और राष्ट्रहित के बजाय अपने धर्म को प्राथमिकता देता है, जिससे अक्सर विवाद पैदा होते हैं। जिससे क्या होता है? अक्सर विवाद पैदा होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। हाँ, देखेंगे क्या है। सांप्रदायिकता निवारण के 3 सुझाव दीजिए। तो निवारण के 3 सुझाव क्या हैं सांप्रदायिकता के? तो पहला सुझाव है शिक्षा का प्रसार, लोगों को धर्मनिरपेक्ष और नैतिक शिक्षा देना। क्या पहला प्रचार क्या हो जाएगा? शिक्षा का प्रचार, लोगों को धर्मनिरपेक्ष और नैतिक शिक्षा देना। कठोर कानून, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगला सुझाव है तीसरा, सांस्कृतिक एकता, विभिन्न धर्मों के बीच आपसी मेलझोल और उत्सवों को बढ़ावा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्षेत्रवाद क्या है? ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जब किसी विशेष क्षेत्र के लोग अपने क्षेत्र की भाषा, संस्कृति और हितों को पूरे देश के हितों से ऊपर रखते हैं। क्या? जब किसी विशेष क्षेत्र के लोग यानी स्पेशल एरिया के जो व्यक्ति हैं, पीपल्स हैं, लोग हैं, वह अपने क्षेत्र की भाषा को और संस्कृति को, हितों को पूरे देश के हितों से ऊपर रखते हैं, अपने निजी हितों को पूरे देश के हितों से ऊपर रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? क्षेत्रवाद कहते हैं। इसके 2 प्रमुख कारक हैं। क्या? आर्थिक पिछड़ापन और भाषाई भिन्नता। आर्थिक पिछड़ापन और भाषाई भिन्नता इसके प्रमुख कारक हैं। इतना आपको उत्तर में लिखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो इसमें उत्तर में क्या लिखेंगे? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। यह सभी नागरिकों को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता देता है और धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध करता है। क्या? धर्म के आधार पर विरोध करता है भेदभाव का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पद्धति के रूप में साक्षात्कार से क्या आशय है? यानी इंटरव्यू एज अ मेथड। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे आप? साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधान है। क्या? रिसर्च है, अनुसंधान है। साक्षात्कार इंटरव्यू की वह पद्धति है जिसमें शोधकर्ता और शोधकर्ता यानी जो इंटरव्यूअर है और उत्तरदाता जो आंसर देता है, आमने सामने बैठकर किसी विशेष विषय पर बातचीत के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या? आमने सामने बैठकर किसी विशेष विषय यानी किसी स्पेशल सब्जेक्ट पर कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, बातचीत के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25 है। प्रेक्षण पद्धति के 3 उद्देश्य बताइए।
तो प्रेक्षण पद्धति के 3 उद्देश्य क्या हैं? तो पहला उद्देश्य देखेंगे, घटनाओं को उनकी स्वाभाविक स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से देखना। क्या? घटनाओं को उनकी स्वाभाविक स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से देखना। सामाजिक व्यवहार का सूक्ष्म और गहरा अध्ययन करना। तीसरा उद्देश्य क्या है? तथ्यों की विश्वसनीयता और सटीकता की जांच करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है आपका, प्रक्षेपण पद्धति पर प्रकाश डालिए। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। क्या? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें व्यक्ति के सामने अस्पष्ट चित्र या शब्द रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? व्यक्ति के सामने अस्पष्ट चित्र और शब्द रखे जाते हैं ताकि वह अपनी भावनाओं और विचारों को उनके माध्यम से व्यक्त कर सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक संरचना से क्या आशय है? तो सामाजिक संरचना से क्या आशय है? तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप, समाज की विभिन्न इकाइयों जैसे संस्थाओं, समूहों और पदों के बीच व्यवस्थित और स्थिर संबंधों के ढांचे को सामाजिक संरचना कहते हैं। को क्या कहते हैं? सामाजिक संरचना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाति पूर्वाग्रह क्या है? जाति पूर्वाग्रह क्या है? तो इसके उत्तर में लिखना है आपको, बिना किसी वास्तविक अनुभव के किसी विशेष जाति के प्रति क्या विनेश यानी किसी अनुभव यानी किसी बिना ओरिजिनल एक्सपीरियंस के विशेष जाति यानी स्पेशल कास्ट के प्रति पहले से ही कोई नकारात्मक धारणा या राय बना लेना। क्या? हम जब बिना वास्तविक यानी ओरिजिनल, हम बिना सोचे समझे किसी भी जाति के प्रति पहले से ही अपनी नकारात्मक यानी उसके बारे में उल्टी सीधी बातें सोच लेते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह कहलाता है। पूर्वाग्रह कहलाता है। तो देखेंगे, बिना किसी वास्तविक अनुभव के किसी विशेष जाति के प्रति पहले से ही कोई नकारात्मक धारणा या राय बना लेना जाति पूर्वाग्रह कहलाता है, जो भेदभाव का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम क्या थे? तो हरित क्रांति के सामाजिक परिणाम क्या थे? इसके उत्तर में लिखना है आपको, हरित क्रांति से कृषि उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन इससे समाज में अमीरों, बड़े किसानों और गरीबों, छोटे किसानों के बीच आर्थिक खाई और अधिक गहरी हो गई। जो मतलब अमीर और गरीब के बीच जो उनकी आर्थिक खाई थी यानी आर्थिक गड्ढा था, वह और अधिक गहरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संरचनात्मक 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? संरचनात्मक परिवर्तन से क्या आशय है? तो इसके उत्तर में लिखना है आपको, जब समाज की मूल संस्थाओं में जैसे परिवार, विवाह या अर्थव्यवस्था के ढांचे में बदलाव आता है। क्या? जब संरचनात्मक परिवर्तन क्या है? जब समाज की जो मूल संस्था होती है, जैसे मूल संस्था क्या है? परिवार है, विवाह है, अर्थव्यवस्था है, इसके जो स्ट्रक्चर है, इसके ढांचे में जब बदलाव आता है तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। भारत में उपनिवेशवाद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि उसके बाद से हमारे जो भारतीय समाज में बहुत बदलाव आए हैं, जैसे पश्चिमीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण, संस्कृतिकरण आदि बदलाव आए हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? हम संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31 है, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है? नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण आबादी शहरों की ओर पलायन करती है और कृषि के बजाय औद्योगिक व सेवा क्षेत्र में काम करने लगती है, जिसे शहरों का विस्तार होता है। जिससे किसका विस्तार होता है? शहरों का। इसमें क्या होता है? नगरीकरण में जो ग्रामीण यानी ग्रामीण व्यक्ति हैं, ग्रामीण व्यक्ति कहाँ से गांव छोड़कर शहरों में जाने लगते हैं और अपनी कृषि को छोड़कर यानी खेतीबाड़ी को छोड़कर वह कंपनियों में काम करने लगते हैं एज अ वर्कर, जिससे शहर किसका निर्माण होता है? जिससे सिटी का यानी शहर का विस्तार होता है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे 32, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका। तो क्या है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके उत्तर में आपको लिखना होगा औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के लिए मानवीय श्रम के स्थान पर मशीनों और उन्नत तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिसे उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगता है। क्या, औद्योगिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मशीनों का और उन्नत यानी नई नई तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जिससे उत्पादन बड़े पैमाने पर यानी उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33 है, संस्कृति को परिभाषित कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा, संस्कृति किसी समाज के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाजों, कला, विश्वास और ज्ञान का वह योग है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। क्या है संस्कृति, संस्कृति किसी समाज के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाजों, कला, विश्वास, ज्ञान का वह योग है, योग है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को हस्तांतरित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्या है, सांस्कृतिक समुदाय को परिभाषित कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा सांस्कृतिक समुदाय उन लोगों का समूह है जिनकी भाषा, धर्म, इतिहास और परंपरा एक समान होती है और जो अपनी इस साझी पहचान के प्रति सचेत होते हैं। क्या, अपनी इस साझी पहचान के प्रति क्या होते हैं, सचेत होते हैं, जो संस्कृति के प्रति क्या होते हैं, सचेत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन क्या है। तो सामाजिक परिवर्तन क्या है, तो इसके उत्तर में लिखना है आपको समाज के सामाजिक ढांचे, संबंधों, मूल्यों और संस्थाओं में समय के साथ होने वाले बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह एक निरंतर यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, संस्कृतिकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना होगा, यह वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निम्न जाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाजों और जीवन शैली का अनुकरण करके अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करती है। संस्कृतिकरण क्या है, कोई निम्न यानी निम्न हिंदू जाति उच्च जाति होने का दिखावा और उसके रीति रिवाजों, खान पान, वेशभूषा को आदि को अपनाती है, यानी उच्च जाति होने का दिखावा करती है, अपना पद उच्च दिखाने का दावा करती है, तो उसी को क्या कहते हैं, संस्कृतिकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 37, जनतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है जनतंत्र डेमोक्रेसी वह शासन प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है। क्या, डेमोक्रेसी में क्या होती है, सत्ता, जो सरकार है यानी जो सत्ता है, राज है, वह किसके हाथों में होता है, जनता के हाथों में होता है। इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनके हितों के लिए सरकार चलाते हैं। क्या, इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो उनके हितों के लिए सरकार चलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला 38 क्वेश्चन नंबर, दबाव समूह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हित समूह से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी बात करूंगा मैं आपसे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो 2 लाइन आप क्लास के बारे में, 2 शब्द, लाइन तो बड़ी हो जाएंगी लेकिन 2 शब्द आप क्लास के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ये आपसे हमारी प्रार्थना रहेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उनकी भी मदद हो सके। और आगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब यानी आप सपोर्ट कम दिखा रहे हो तो सपोर्ट ज़्यादा दिखाइएगा ताकि हम भी आपके साथ साथ आप भी ग्रो करिएगा और उसके साथ हम भी ग्रो करेंगे। हाँ, तो देखेंगे क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है, दबाव समूह ऐसे संगठित समूह होते हैं, कैसे संगठित समूह होते हैं, जो अपने विशेष हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर प्रभाव डालने का प्रयास करते हैं। किसके लिए, अपने विशेष हितों की जो पूर्ति के लिए किस पर
प्रभाव डालते हैं? तो सरकार पर प्रभाव डालते हैं, जैसे श्रमिक संघ या छात्र संगठन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं? तो सामाजिक स्तरीकरण किसको कहा जाता है? समाज को विभिन्न समूहों या स्तरों पर में ऊंच नीच के आधार पर विभाजित करना ही सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। स्तरीकरण कहलाता है। तो क्या है? समाज को ऊंच नीच छुआछूत के भेदभाव पर ही विभाजित करना ही क्या कहलाता है? तो सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। यह समाज में अधिकारों और सुविधाओं का असमान वितरण पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, दलित आंदोलन का मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? तो देखेंगे, इसका मुख्य उद्देश्य समाज में व्याप्त छुआछूत का अंत करना और दलित समाज के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अधिकार व आत्मसम्मान प्राप्त करना क्या है? दलित आंदोलन के मुख्य उद्देश्य हैं। किसके लिए हैं? आत्मसम्मान प्राप्ति के लिए, रीति रिवाजों में समान अधिकार, रोजगार और शिक्षा के लिए उनका मतलब शिक्षा पर समान अधिकार आदि के लिए दलित आंदोलन मुख्य उद्देश्य रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या है अगला क्वेश्चन? सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक आंदोलन में अंतर बताइए। तो क्या अंतर है इसमें देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन एक निरंतर और स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि सामाजिक आंदोलन किसी विशेष लक्ष्य या बदलाव को लाने के लिए किया गया एक सचेत और सामूहिक प्रयास है। क्या? एक सचेत और सामूहिक प्रयास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 42 क्वेश्चन नंबर, दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है? तो दहेज प्रथा का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, दहेज प्रथा के कारण महिलाओं का मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न होता है। ये हकीकत बात है। क्या? दहेज प्रथा के कारण उनका जो मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न होता है, उनको दर्द दिया जाता है। यह गरीब परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डालता है। गरीब व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए क्या कर्ज लेता है, तो उससे क्या आर्थिक बोझ पड़ता है और कन्या भ्रूण हत्या जैसी बुराइयों को जन्म देता है। यानी दहेज के कारण कन्या होने को अपशगुन माना जाता है। बचपन में ही जब कन्या पैदा होती थी तो उनकी हत्या की जाती थी इसी कारण से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महिला आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, महिला आंदोलन उन संगठित प्रयासों को कहते हैं जो महिलाओं के अधिकारों, समानता और शिक्षा और उनके प्रति होने वाले शोषण के विरुद्ध किए जाते हैं। क्या? उनके समानता, शिक्षा और उनके प्रति होने वाले जो शोषण है महिलाओं का, उनके प्रति क्या किए जाते हैं? महिला आंदोलन किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त परिवार की 2 विशेषताएं बताइए। तो इसमें क्या लिखना है? इसमें कई पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, एक ही किचन में खाना बनता है और सभी सदस्यों का भोजन एक ही रसोई में बनता है। इसमें संपत्ति साझा होती है और इस परिवार में का मुखिया एक बुजुर्ग व्यक्ति यानी एक सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अस्पृश्यता यानी छुआछूत क्या है? तो इसके उत्तर में लिखना है आपको, यह जाति व्यवस्था की एक अत्यंत भेदभावपूर्ण प्रथा है जिसमें कुछ जातियों को अपवित्र मानकर उन्हें सामाजिक सुविधाओं और सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से वंचित रखा जाता है। सार्वजनिक स्थानों के उपयोग से वंचित रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ग और जाति में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका अंतर क्या होता है? तो इसका आंसर देखेंगे, जाति जन्म पर आधारित एक बंध व्यवस्था है जिसे बदला नहीं जा सकता, जबकि वर्ग आर्थिक स्थिति और योग्यता पर आधारित एक खुली व्यवस्था है। क्या? जाति को हम कभी बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्ग है, क्लास है, उसको हम अपनी मेहनत से बदल सकते हैं।
अपने धन से बदल सकते हैं, अपनी मेहनत से बदल सकते हैं, लेकिन जाति को हम नहीं बदल सकते। वर्ग कैसी है? एक खुली व्यवस्था है और जाति एक बंद व्यवस्था है। खुली क्यों है? उसको हम बदल सकते हैं लेकिन जाति को हम नहीं बदल सकते, इसलिए वह बंद व्यवस्था है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पश्चिमीकरण की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसके उत्तर में क्या लिखना है? इसमें पश्चिमी देशों की वेशभूषा, खान पान और जीवन शैली को अपनाना शामिल है। क्या? पश्चिमी देश की जो खान पान है, वहाँ की जीवन शैली है, संस्कृति है, भाषा है आदि को अपनाना शामिल है। साथ ही तर्क संगत सोच और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक बीजों, उर्वरकों और सिंचाई की मदद से कृषि उत्पादन खाद्यान्न में तीव्र वृद्धि करना था, ताकि देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक बार और पढ़ देते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आधुनिक बीजों, उर्वरकों और सिंचाई की मदद से कृषि उत्पादकों में तीव्र वृद्धि करना तथा ताकि देश अनाज के मामलों में आत्मनिर्भर बन सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 49 है। क्या है? सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व बताइए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, सामाजिक संरचना के मुख्य तत्वों में सामाजिक संस्था जैसे परिवार, विवाह, सामाजिक समूह, सामाजिक प्रतिमान, नॉर्म्स और व्यक्तियों के पद, स्टेटस व भूमिकाएं यानी रोल शामिल हैं। क्या शामिल हैं? परिवार, विवाह, सामाजिक समूह, सामाजिक प्रतिमान और व्यक्तियों के जो पद हैं यानी स्टेटस हैं और उनकी भूमिका है यानी उनके रोल हैं, तो वह क्या है? शामिल हैं सामाजिक संरचना में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हड़ताल और तालाबंदी में क्या अंतर है? हड़ताल और तालाबंदी में अंतर क्या है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, हड़ताल देखेंगे क्या है? यह श्रमिकों यानी मजदूरों द्वारा काम रोकने का सामूहिक प्रयास है, ताकि वे अपनी मांगे मनवा सकें। क्या? जो मजदूर होते हैं उनके द्वारा काम रोकने का सामूहिक प्रयास है, ताकि वे क्या कर सकें? अपनी मांग, अपनी डिमांड्स को मनवा सकें। तालाबंदी क्या है? यह मालिक द्वारा फैक्ट्री या काम को बंद करना है, ताकि मजदूरों और श्रमिकों पर दबाव बनाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 51 क्वेश्चन नंबर, भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो भूमंडलीकरण का रोजगार के अवसरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, भूमंडलीकरण से बहुराष्ट्रीय कंपनियों MNCs के आने से तकनीकी और सेवा क्षेत्र IT VPO में रोजगार के नए अवसर बढ़े, लेकिन साथ ही पारंपरिक उद्योग में प्रतिस्पर्धा और अस्थिरता भी आई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंचार की एक परिभाषा लिखिए। तो जनसंचार की एक परिभाषा में क्या लिखना है आपको? देखेंगे, जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आधुनिक यांत्रिक माध्यमों जैसे टीवी, रेडियो, इंटरनेट का उपयोग करके एक साथ बहुत बड़े और विस्तृत जनसमूह तक सूचना व संदेश पहुंचाए जाते हैं। क्या है? जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आधुनिक यांत्रिक माध्यम जैसे टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है का उपयोग करके एक साथ बहुत बड़े और विस्तृत यानी बड़े क्षेत्र जनसमूह तक सूचना व संदेश पहुंचाए जाते हैं। जैसे ऑनलाइन वीडियोस बनाकर एक विशेष बड़े समूह को क्या
एक सूचना प्रदान की जाती है, तो इसी को जनसंचार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तड़ेपन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो इसके उत्तर में लिखना है आपको, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सती प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करना और समाज सुधार था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है, ग्रामीण नगरीय सातत्य, ग्रामीण नगरीय सातत्य रूरल अर्बन कंटिन्यूम से क्या आशय है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, इसका अर्थ यह है कि गांव और शहर से दो अलग अलग हिस्से नहीं हैं। क्या? गांव और शहर दो अलग अलग हिस्से नहीं हैं, बल्कि एक निरंतर कड़ी है। गांव में शहरी सुविधाएं पहुंच रही हैं और शहरों में ग्रामीण संस्कृति का प्रभाव बना रहता है। क्या है इसका अर्थ? गांव और शहरों दो अलग अलग हिस्से नहीं होते, बल्कि एक निरंतर कड़ी होती है। क्या? निरंतर कड़ी होती है। गांवों में शहरी सुविधाएं पहुंच रही हैं और शहरों में ग्रामीण संस्कृति का प्रभाव बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो किन्हीं 3 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, खाद्यान्न उत्पादन विशेषकर गेहूं और चावल में भारी वृद्धि हुई। क्या? गेहूं और चावल में भारी वृद्धि हुई खाद्यान्न उत्पादन में। पहला प्रभाव ये था। दूसरा देखेंगे, कृषि में आधुनिक मशीनों और तकनीकों का उपयोग बढ़ा। क्या? कृषि में आधुनिक मशीनों और तकनीकों का उपयोग बढ़ा। बड़े और छोटे किसानों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ाई गई। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है, जनजातीय समूह की 3 समस्या बताइए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि अलगाव, उनकी ज़मीन पर बाहरी लोगों का कब्जा, उनकी ज़मीन पर बाहरी लोगों का कब्जा, बाहरी लोग जैसे साहूकारों का कब्जा। गरीब और कर्ज, संसाधनों की कमी के कारण साहूकारों पर निर्भरता, यानी साहूकार कौन होते हैं? जो ब्याज पर पैसा देते हैं। शिक्षा का अभाव, आधुनिक शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच कम होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 57 है, सामाजिक बहिष्करण को परिभाषित कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, सामाजिक बहिष्करण वह स्थिति है जहां समाज के कुछ वर्गों जैसे दलित या अल्पसंख्यक को उनकी इच्छा के विरुद्ध मुख्य धारा की सुविधाओं, अधिकारों और अवसरों से दूर रखा जाता है। किनसे? मुख्य धारा के सुविधाओं, अधिकारों और अवसरों से दूर रखा जाता है, जैसे दलितों को, अल्पसंख्यकों को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जातिगत पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, किसी विशेष जाति के प्रति बिना किसी ठोस जानकारी या अनुभव के पहले से ही कोई नकारात्मक या गलत धारणा बना लेना जातिगत पूर्वाग्रह कहलाता है, जो समाज में भेदभाव को बढ़ावा देता है। एक ही घंटे की क्लास में आपके सभी क्वेश्चन कवर हो गए। ये क्वेश्चन यूनिट वाइज हैं और पूरे मॉडल पेपर से क्वेश्चन आपके छांट कर निकाले गए हैं, जो हर साल पूछे गए हैं। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर में आपको लिखना होगा, सामाजिक आंदोलन किसी विशेष सामाजिक समस्या को हल करने या समाज में बदलाव लाने के लिए किया गया एक संगठित और सामूहिक प्रयास है, जैसे चिपको आंदोलन। क्या? समाज में जो सामाजिक समस्या को हल करना और जो समाज में बदलाव लाने के लिए किया गया एक संगठित समूह का प्रयास होता है। क्या? सामाजिक आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो रिपीट क्वेश्चन है, देख लेंगे, फिर भी रिवीजन आपका साथ हो जाएगा इससे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 20 अगस्त 1828 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य सती प्रथा जैसी कुरीतियों को मिटाना था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की और क्यों की थी?
तो इसके उत्तर में लिखना है आपको सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने 1873 में की थी। इसका उद्देश्य दलितों और पिछड़ी जातियों को सामाजिक भेदभाव से मुक्ति दिलाना और उन्हें शिक्षित करना था। क्या था इसका उद्देश्य? 1873 में तो इसकी स्थापना हुई। किसने की? महात्मा ज्योतिबा फूले ने की। और इसका उद्देश्य क्या है? दलितों और पिछड़ी जो जाति थी उनका सामाजिक भेदभाव से मुक्ति दिलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और उनका शिक्षा का उपलब्ध कराना यानी शिक्षा प्राप्ति करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में लिखना है आपको पर्यावरणीय आंदोलन वे सामूहिक प्रयास हैं जो प्रकृति के संरक्षण और प्रदूषण को रोकने के लिए किए जाते हैं। जैसे जंगल को बचाने के लिए चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। यहाँ पर क्या किया गया था? तो चिपको आंदोलन में व्यक्ति जब पेड़ों की कटाई की जाती थी तो वहाँ पर व्यक्ति चिपक जाते थे पेड़ों से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनजातीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा? जनजातीय आंदोलन वे संघर्ष हैं। जनजातीय आंदोलन वे संघर्ष हैं जो आदिवासियों द्वारा अपनी जमीन, जंगल, जल और अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ किए जाते हैं। किसके लिए? बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यह क्लास यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास है, क्योंकि सभी बोर्डों का जो सिलेबस है वह ज़्यादातर सेम होता है। कुछ ही टॉपिक डीप होते हैं, 1 या 2 टॉपिक उसमें या तो कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, इतना ही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। तो आपको इनको 100% तैयार कर लेना है, स्पेशली 9 जनवरी वाले एग्ज़ाम के लिए। और 25 फरवरी का जो एग्ज़ाम है ये स्पेशली उनके लिए बनाई गई है वैसे तो। और वैसे मतलब सभी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सभी का सिलेबस सेम है, लेकिन उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपके कुछों के जो एग्ज़ाम हैं कुछ बोर्ड के हो भी गए हों, तो इसका हम डेट को कंफर्म नहीं कह सकते। जिसको जिस तारीख का एग्ज़ाम है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हड़ताल और तालाबंदी में मुख्य अंतर क्या है? तो तालाबंदी तो इसको हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। हड़ताल श्रमिकों द्वारा अपनी मांगों मनवाने के लिए किया गया सामूहिक कार्य या बहिष्कार है, जबकि तालाबंदी मालिक द्वारा फैक्ट्री या संस्था को स्थायी रूप से बंद करना है। क्यों बंद करना है? ताकि मजदूर परेशान हो और वह कम सस्ते दामों पर काम करने को राजी हो जाएं। भूमंडलीकरण से सेवा क्षेत्र यानी IT, कॉल सेंटर में रोजगार के नए अवसर बढ़े, लेकिन वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण पारंपरिक और कुटीर उद्योगों में रोजगार कम हुए। क्या? प्रतिस्पर्धा के कारण पारंपरिक और कुटीर उद्योगों में रोजगार कम हुए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंचार की परिभाषा लिखिए। एक परिभाषा क्या है? तो जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसमें आधुनिक यांत्रिक उपकरणों जैसे रेडियो, टीवी, इंटरनेट के माध्यम से एक साथ बहुत बड़े और विस्तृत जनसमूह तक संदेश पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्या 67 क्वेश्चन है। औद्योगिक समाज की 3 विशेषता बताइए। तो उत्पादन के लिए मशीनों और उन्नत तकनीकों का प्रयोग, समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रधानता, गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन। ये क्या है? औद्योगिक समाज की 3 मुख्य विशेषता हैं। क्या है? उत्पादन के लिए मशीनों और उन्नत तकनीकों का प्रयोग, समाज में श्रम विभाजन और विशेषीकरण की प्रधानता, गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या का पलायन, यानी गांवों को छोड़कर
शहरों में लोगों का जाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 68 है, ग्रामीण नगरीय सातत्य से क्या आशय है। तो इसका उत्तर में लिखना है आपको। इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र अलग अलग नहीं बल्कि एक निरंतर कड़ी है जहां गांव धीरे धीरे शहरी सुविधाओं को अपना रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूचना का अधिकार आरटीआई क्या है। तो सूचना का अधिकार क्या है, तो एक कानून अधिकार है जो नागरिकों को सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त करने की शक्ति देता है। यह शासन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही लाने के लिए बनाया गया है। क्या बनाया गया है, सूचना का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट से आप क्या समझते हैं। तो महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, तो इसमें लिखेंगे आपको। इसका अर्थ है महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से इतना सक्षम बनाना कि वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सकें और समाज में पुरुषों के समान अधिकार पा सकें। अगला क्वेश्चन देखेंगे 71 क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय क्या है, सोशल जस्टिस क्या है। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, सोशल जस्टिस के उत्तर में, सामाजिक न्याय का अर्थ समाज के सभी वर्गों के बीच बिना किसी भेदभाव के संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का समान वितरण करना है ताकि पिछड़े वर्ग की भी आगे बढ़ सकें। क्या, समाज न्याय का अर्थ समाज के सभी वर्गों के बीच बिना किसी भेदभाव के संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का समान वितरण करना है ताकि पिछड़े वर्ग भी आगे बढ़ सकें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने वाले दो मुख्य कारक बताइए। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, आर्थिक असंतुलन, किसी विशेष क्षेत्र का अधिक विकास और दूसरे का पिछड़ा रह जाना। अगला बिंदु है, अगला कारक क्या है, भाषाई प्रेम, अपनी क्षेत्रीय भाषा को लेकर अत्यधिक गर्व और दूसरी भाषा का विरोध करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 है, हरित क्रांति के दो नकारात्मक प्रभाव लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बड़े और छोटे किसानों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ावा, अत्यधिक रसायनों के प्रयोग से मिट्टी उपजाऊ शक्ति में कमी आना। तो ये क्या है, हरित क्रांति के दो नकारात्मक मुख्य प्रभाव हैं। क्या हैं, देख लेते हैं दोबारा। बड़े और छोटे किसानों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना और अत्यधिक रसायनों और प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ यानी उनकी उर्वरक शक्ति कम होना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 74 क्वेश्चन है, 74 क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार के विघटन टूटना के दो कारण बताइए। तो पहला कारण है औद्योगिकरण और नगरीकरण। ये हैं रोजगार की तलाश में लोगों का शहरों की ओर जाना। क्या, रोजगार की तलाश में लोगों को गांव से शहरों की ओर जाना, पहला कारण ये है। दूसरा कारण है व्यक्तिवादी सोच, लोग अपनी निजी स्वतंत्रता और निजीता यानी प्राइवेसी की इच्छा का बढ़ाना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका उत्तर में लिखना है, इसका मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन करना है। सत्ता का विकेंद्रीकरण कैसा होता है, राज्य और केंद्र में शक्तियों का बंटवारा, उसी को क्या कहते हैं हम, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं, ताकि ग्रामीण स्तर पर लोग स्वयं अपने विकास के निर्णय ले सकें और लोकतंत्र को जमीन स्तर तक पहुंचाया जा सके। अगला क्वेश्चन देखेंगे 76 क्वेश्चन है, प्रभु जाति डोमिनेंट कास्ट से आप क्या समझते हैं। तो प्रभु जाति से आप क्या समझते हैं, इसके उत्तर में आपको लिखना होगा, यह अवधारणा एम.एन. श्रीनिवासन ने दी। इसका अर्थ उस जाति से है जिसकी किसी क्षेत्र में संख्या अधिक हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो या जमीन का मालिक हो और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो।
क्या यह अवधारणा किसने दी? सबसे पहले आपको ये नाम याद रखना है, एम.एन. श्रीनिवासन। संस्कृतिकरण की अवधारणा भी एम.एन. श्रीनिवासन ने दी। पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, यानी ऑप्शनल में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण की भी अवधारणा दी थी। इसका अर्थ उस जाति से है जिसकी कमी क्षेत्र में संख्या हो, मतलब जिसकी किसी क्षेत्र में संख्या अधिक हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 77 क्वेश्चन है, सामाजिक कुरीतियों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसके उत्तर में लिखना है आपको दहेज प्रथा, शादी में संपत्ति का या धन की मांग करना। क्या? शादी में संपत्ति या धन की मांग करना, अस्पृश्यता या छुआछूत, जाति के आधार पर किसी को अपवित्र मानकर भेदभाव करना। क्या? जाति के आधार पर किसी को अपवित्र मानकर भेदभाव करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता में क्या समानता है? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है, दोनों का अर्थ यह है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और वह सभी धर्मों के प्रति समान और तटस्थता का भाव रखेगा। क्या? तटस्थता का भाव रखेगा। तो साथियों, ये आपके 78 क्वेश्चन थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने ये नहीं करा कि पहले चैप्टर के क्वेश्चन लेकर आऊँ मोस्ट इम्पोर्टेंट, फिर दूसरे चैप्टर के लेकर आऊँ और उससे आपसे मैं व्यूज़ लूट लूँ, तो ऐसा मेरा काम नहीं है। मैंने एक ही क्लास में, संपूर्ण महामैराथन क्लास में आपके 3 नंबर के क्वेश्चन सभी करा चुका हूँ। इनसे बाहर आपका एग्ज़ाम पेपर नहीं जाएगा, 100% मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि लास्ट के सेट में 1 या 2 क्वेश्चन बाहर जा सकता है, लेकिन जो शुरुआती सेट हैं, 6 से 7 सेट होते हैं शुरुआती सेट में, आपका 1 क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपके मॉडल पेपर, बुक्स सभी को विशेष अध्ययन यानी विशेष विश्लेषण करके तब आपके एग्ज़ाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चनों को रेडी किया है। और ये जितने भी क्वेश्चन थे, ये आपकी परीक्षा में पिछली साल बार बार पूछे गए थे, यानी आपके हर सेट में पूछे जाने वाले प्रश्न थे, इसलिए मैंने इनकी क्लास अलग से लगाई है। और ऐसी ही क्लास में जो बेरी शॉर्ट की क्लास थी, और अब लेकर आऊँगा लघुत्तरी यानी शॉर्ट क्वेश्चन की क्लास, जो आपके 6 नंबर में पूछे जाते हैं। उसके बाद आएगी आपके लिए 8 नंबर की क्लास, जो आपसे 150 वर्डों में पूछा जाएगा, लेकिन 8 नंबर में पूछा जाएगा वो क्वेश्चन। और एक ही क्लास लेकर आऊँगा तीनों की, इन्हीं से आपका संपूर्ण मॉडल पेपर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी अन्य क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका इन्हीं क्लासों से काम हो जाएगा। और मैं बता दूं आपको, मैं पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आदि इन सभी विषयों की भी क्लास स्टार्ट करने वाला हूं। आपके एग्ज़ाम की तैयारी हम साथ मिलकर करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके 90+ नंबर आ जाएं, यानी 90+ नंबर आवाने की कोशिश करूंगा। आप भी इसी प्रकार से तैयारी करिएगा ताकि आपके 90+ नंबर आएँ, और 100% आएंगे अगर आपने इन्हीं क्लासों को 2 से 3-4 बार देख लिया और अच्छे से समझ लिया, तो आपको किसी भी क्लास की करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये थे सोशियोलॉजी के वो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 नंबर वाले सवाल जो आपके एग्ज़ाम में नैया पार लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये टॉपिक्स पहले से ज़्यादा सिंपल लग रहे होंगे, क्योंकि इनकी जो लैंग्वेज थी काफ़ी सिंपल कर दी गई है। लेकिन याद रखिएगा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसके बाद हम 6 नंबर 8 नंबर वाले बड़े क्वेश्चन की सीरीज लेकर आ रहे हैं, जो आपको एक ही क्लास में मिल जाएगी, जो अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं। अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आज की ये जो क्लास है, आज की जो क्लास है आपकी, ये आपको थोड़ी हेल्पफुल लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और
कमेंट में 2 शब्द क्लास के बारे में ज़रूर बताइएगा और अपने कॉलेज ग्रुप या स्कूल के ग्रुप में भी डाल दीजिएगा लिंक, वीडियो का लिंक, जिससे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ। तो पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।